गाजा पिछले कुछ दशकों से कई सारी लड़ाइयां और खून खराबे का एक एक्टिव बैटल ग्राउंड बना हुआ है। इजराइल, इजिप्ट और मेडिटेरियन सी के बीच ये छोटी सी जगह केवल 40 किलोमीटर लंबी और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ी है। लैंडमास के मामले में इसका साइज बेंगलोर सिटी से भी आधा है, बट पॉपुलेशन के मामले में गाजा 2.2 मिलियन लोगों का घर है। इतने सारे लोग, वो भी इतनी छोटी सी जगह पर, ऊपर से पड़ोसी मुल्क इजराइल के साथ लगातार युद्ध। गाजा शायद इंसानों के रहने के लिए किसी नरक से कम नहीं है। पिछले 18 सालों से इजरायली ब्लॉकेड के कारण खाना और पानी जैसी जरूरत की चीजें मिलना भी यहाँ के लोगों के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। पर हमास के द्वारा इजराइल पर हमले ने गाजा की सिचुएशन को और भी खराब कर दिया है। इजराइल पिछले 3 हफ्तों से लगातार बॉम्ब बरसा रहा है, जिस कारण अप्रोक्सीमेटली 7,000 लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। इजरायली आर्मी के द्वारा लैंड इन्वेजन इस सिचुएशन को और भी खराब कर सकती है और ये डेथ काउंट कई गुना तक बढ़ सकता है। कहा जाता है कि अगर दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो उसकी शुरुआत मिडिल ईस्ट से ही होगी, पर पिछले कुछ दिनों में होने वाले इवेंट साफ दर्शाते हैं कि शायद उसका सेंटर भी गाजा ही बने। जहाँ एक तरफ इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है, वहीं दूसरी ओर लेबनान और ईरान गाजा के सपोर्ट में खड़े हैं। दोस्तों, इस समय सबसे ज्यादा नुकसान गाजा के इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां रहने वाले लोगों को ही होने वाला है। पर आखिर कैसे गाजा की सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई? हिस्ट्री के वो कौन से इवेंट्स हैं जिस कारण गाजा का आज ये हाल है? क्या है पूरा इतिहास गाजा स्ट्रिप का? जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। गाजा के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स लगभग 4000 साल पुराने होंगे। इन 4000 सालों में इस एरिया को कई सारे राजाओं के द्वारा रूल किया गया। एक समय पे तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी इस एरिया पे राज किया है, बट 15वीं सेंचुरी आते आते गाजा ऑटोमन एम्पायर का एक हिस्सा था। दोस्तों, ऑटोमन एम्पायर आज के टर्की को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक समय पे काफी मजबूत हुआ करता था। पर 19th और 20th सेंचुरी आते आते कई सारी यूरोपियन पावर स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी और उसी में से एक पावर थी ब्रिटिशर्स। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिशर्स गाजा को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और यहाँ रहने वाले पैलेस्टीनियन अरब ब्रिटिशर्स के खिलाफ आजादी के लिए संघर्ष शुरू कर देते हैं। उसी वक्त यूरोप में जूइश लोगों को मारा जा रहा था, जिस वजह से काफी बड़े स्केल पे जूइश पॉपुलेशन इस एरिया में माइग्रेट होने लगी। पैलेस्टीनी रेजिस्टेंस और जूइश माइग्रेशन को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने वही किया जिसमें वो एक्सपर्ट थे, डिवाइड एंड रूल। समय के साथ जैसे जैसे इस एरिया में जूइश पॉपुलेशन बढ़ी, जूइश और पैलेस्टीनियन में वायलेंस की घटनाएं भी बढ़ने लगी। सिचुएशन इतनी टेंस हो गई थी कि ब्रिटिशर्स अब इस एरिया पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ब्रिटिशर्स इस प्रॉब्लम को यूएन में ले जाते हैं। 1947 में यूएन के द्वारा रेजोल्यूशन 181 लाया गया, जिसके तहत पैलेस्टीन को 2 हिस्सों में बांटने का प्लान बनाया गया। ये ग्रीन वाला हिस्सा जूइश स्टेट और ऑरेंज वाला हिस्सा पैलेस्टीनियन स्टेट। जूइश इस रेजोल्यूशन से काफी खुश थे। हजारों सालों के संघर्ष के बाद फाइनली उनकी खुद की एक कंट्री थी, बट पैलेस्टीन इस रेजोल्यूशन के सख्त खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि पैलेस्टीन को बांटा जाए और वो इस रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर देते हैं। इस वक्त तक ब्रिटिशर्स जा चुके थे और मौके का फायदा उठाते हुए इजरायली पैलेस्टीनियन लैंड पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। पैलेस्टीनियन गांवों पे इजरायली रिबेलियंस के द्वारा हमला किया जाता है, जिससे बचने के लिए पैलेस्टीनियन अरब गाजा, वेस्ट बैंक और नेबरिंग कंट्रीज में रिफ्यूजी बन के भागने लगते हैं। इसे नकबा भी कहा गया। पैलेस्टीनियों की इस डिस्प्लेसमेंट को रोकने के लिए इजिप्ट समेत कई पड़ोसी इजराइल पर अटैक कर देते हैं, बट इजराइल ये जंग जीत जाता है और वहां से मिलता है हमें ये मैप। इस वॉर के बाद पैलेस्टीन 2 सेपरेट हिस्सों में बट गया। वेस्ट बैंक का हिस्सा जो जॉर्डन के द्वारा कंट्रोल किए जाने लगा और गाजा का हिस्सा जो इजिप्ट के कंट्रोल में आ गया। बट इन दोनों एरियाज में रहने वाले लोग मोस्टली पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी थे, जो इजराइल में अपने गांव छोड़ के भागे थे। ये लोग वॉर के चलते टेम्परेरी इन एरियाज में आए थे, पर बदकिस्मती ऐसी कि ये सब कभी भी अपने घर वापस नहीं जा सके। ये लोग ना तो इजिप्ट के सिटीजन्स थे, ना जॉर्डन के और ना इजराइल के। वो बस लोग थे जिन्हें कोई भी देश अपना नहीं मानता था। 1967 में कई इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। कई अरब कंट्रीज मिलकर इजराइल पे अटैक करने का प्लान बनाती है, बट इससे पहले कि ये कंट्रीज इजराइल पे अटैक करे, इजराइल इन कंट्रीज पे एक सरप्राइज अटैक लॉन्च कर देता है। इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान पर इजरायली प्लेन्स बॉम्बिंग शुरू कर देते हैं। इसे 6 डे वॉर का नाम दिया गया। इजरायली इस वॉर को जीत जाते हैं। वॉर के बाद इजराइल जॉर्डन से वेस्ट बैंक का हिस्सा, लेबनान से गोलन हाइट्स और इजिप्ट से गाजा का कंट्रोल ले लेता है। गाजा का कंट्रोल बेशक अब इजराइल के पास था, बट गाजा के लोगों को इजराइल कभी भी अपना सिटीजन नहीं मानता था। आने वाले सालों में इजराइल के द्वारा गाजा में मिलिट्री प्रेजेंस और जूइश सेटलमेंट्स को बढ़ावा दिया जाने लगा। गाजा के लोग इजराइल से काफी परेशान थे, क्योंकि गाजा की हर इंपॉर्टेंट सप्लाई, फिर वो फूड हो या वाटर, इलेक्ट्रिसिटी हो या हेल्थ केयर, सब इजराइल के कंट्रोल में थी। गाजा के लोगों को
अक्सर इजरायली फोर्सेस के द्वारा परेशान किया जाता था। और ऐसे ही एक इवेंट के बाद 1987 में एक ऐसा पॉइंट आया जब लोगों ने कहा बस बहुत हो गया। इसे फर्स्ट अपराइजिंग या फर्स्ट इंतिफादा भी कहा जाता है। गाजा के लोग और इजरायली फोर्सेस में काफ़ी वायलेंस हुई, जिसके बाद लगभग 1600 पैलेस्टीनी और 350 इजरायली मारे गए। ये वही वक्त था जब हमास ऑर्गेनाइजेशन जन्म लेती है। अगले कुछ सालों में कई ऐसे इवेंट्स हुए जिनमें यूं लगा कि फाइनली इजराइल और पैलेस्टीन का मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। दोनों तरफ के लीडर्स के बीच पीस नेगोशिएशंस होने लगी। ये बातचीत यूएसए और इजिप्ट के कारण संभव हो पाई थी। इसी वक्त पहली बार 2 स्टेट सोल्यूशन का जिक्र किया गया। 1993 और 1995 में दोनों साइड से ऑस्लो अकॉर्ड्स के तहत कई सारी ट्रीटीज पे साइन किया गया। इन ट्रीटीज के तहत वेस्ट बैंक का कुछ हिस्सा और गाजा का कंट्रोल पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को वापस मिलने लगा। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को गाजा में फतेह के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता था। इन्हीं ट्रीटीज के तहत इजराइल वेस्ट बैंक और गाजा में से मिलिट्री प्रेजेंस को भी कम करने लगा और बदले में पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज इजराइल की प्रेजेंस को मानने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, हिस्ट्री में ये पहला मूवमेंट था जब पैलेस्टीन इजराइल की प्रेजेंस को स्वीकारने के लिए तैयार हुआ था। बट कहते हैं ना कि पीस कई लोगों को हजम नहीं होती। एक्सट्रीम विचारधारा वाले कई पैलेस्टीनियन और इजरायली दोनों इन पीस टॉक से खुश नहीं थे। पैलेस्टीनी एक्सट्रीमिस्ट इजराइल को स्वीकारने के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि वर्ल्ड मैप पे इजराइल जैसा कोई भी कंट्री एग्जिस्ट करे। इजरायली साइड पे भी कई सारे एक्सट्रीमिस्ट अपने गवर्नमेंट से काफी नाखुश थे और उनका मानना था कि वो लैंड जो इजराइल ने वॉर्स में खून बहा के जीती है, उनके लीडर्स उसे पैलेस्टीनियों को वापस दे रहे हैं। दोनों साइड से एक दूसरे पे अटैक बढ़ने लगे और यहाँ जन्म लेता है सेकंड अपराइजिंग या सेकंड इंतिफादा। ईयर 2000 से लेके 2005 तक कई सारे वायलेंट अटैक्स दोनों साइड से हुए, जिसमें 3000 से ज़्यादा पैलेस्टीनी और 1000 से ज़्यादा इजरायली मारे गए। 2005 आते आते इजराइल गाजा में से अपनी आर्मी पूरी तरह विड्रॉ कर लेता है। सभी जूइश सेटलमेंट को भी रोक दिया गया। इजराइल के जाते ही हमास गाजा के इलेक्शंस जीत जाता है और फतेह को गाजा से बेदखल कर देता है। 2007 आते आते गाजा पे पूरी तरह हमास का कंट्रोल था। दोस्तों, 2007 के बाद गाजा काफी एक्सट्रीम पाथ पे निकल पड़ता है। हमास जैसी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के कारण इजिप्ट और इजराइल दोनों गाजा पे ब्लॉकेड इंपोज कर देते हैं। गाजा में अब कोई भी चीज इजीली आ जा नहीं सकती थी। कोई भी आने वाला सामान, बेशक फिर वो मेडिकल सप्लाई से क्यों ना हो, इजराइल या इजिप्ट चेक पोस्ट से होके निकलती थी। ये ब्लॉकेड इजरायली नेवी के द्वारा मेडिटेरियन सी पे भी लगाया गया, जिससे कि हमास को किसी भी तरह का हथियार ना मिल पाए। आने वाले सालों में हमास इजराइल के खिलाफ कई सारे अटैक करता है। इजराइल भी गाजा पे रिस्ट्रिक्शंस और काउंटर अटैक करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। और इस सब के बीच में सबसे बड़ा नुकसान चुकाना पड़ता है गाजा के आम लोगों को। अब आप में से कई सारे लोग ये सोचते हैं कि हमास को चुनने वाले भी आखिर गाजा के लोग ही हैं। दोस्तों, गाजा के लोग हमास को फ्रीडम फाइटर्स की तरह देखते हैं और यही कारण है कि वो उनको सपोर्ट भी करते हैं। हमास पैलेस्टीनियन कॉज के लिए लड़ता है और इसी कारण भारत समेत दुनिया के कई सारे देश हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानते। कुछ वेस्टर्न कंट्रीज को छोड़ दिया जाए तो मोस्टली वर्ल्ड हमास को न्यूट्रल आंखों से देखता है। हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मान लेने का मतलब है पैलेस्टीनियन कॉज को दबा देना। 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा इजराइल पे बड़ा अटैक किया गया। वैसे तो ये अटैक कोई नई बात नहीं थी। इससे पहले भी 2008 से लेके अब तक कई बार हमास और इजरायली फोर्सेस लड़ चुकी हैं। हर साल कई सारे पैलेस्टीनियन और इजरायली मारे जाते हैं। 2014 में भी एक बड़े अटैक के बाद हजारों लोग मारे गए थे। बट दोस्तों, इस अटैक की इंटेंसिटी काफी ज्यादा थी और यही कारण है कि इजराइल इस बार फुल फ्लेज वॉर के मूड में है। आपकी राय में गाजा के लोगों की ये हालत का जिम्मेदार हमास है, इजराइल है या वहाँ के रहने वाले लोग? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। वंदे मातरम।